है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी मिलीनियस हार्ट हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 22। आखिर इस घर में रहने वाले को हो क्या गया है? हाँ, मैं उस लड़की और उसके खानदान से जितनी दूरी बनाकर रहना चाहता हूँ, सब बारी बारी से उसके इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर क्यों आते हैं? आखिर क्यों? आदित्य, एक बार इसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। जहाँ आदित्य मलिक को इस वक्त काफ़ी गुस्से में देख कविता मलिक ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा भड़कते हुए बोले, क्या अब कुछ सुनने को बाकी रह गया है जो मैं कुछ सुनूं? जहाँ अभी आयशा का इतना कहना था कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद वह अपनी प्रैक्टिस मलिक एंड सन्स ग्रुप से नहीं बल्कि उसने दूसरी कोई फर्म कंपनी ज्वाइन कर ली है, और यहाँ तक कि उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए एक केस भी मिल चुका है जिसमें उसे आयत माहेश्वरी के 25वें बर्थडे पर उसकी माँ की बनाई वो वसीयत जो उसके नाम होने वाली थी, लेकिन उस वसीयत में लिखे उन शर्तों की छानबीन करने का जिम्मा ही इस वक्त आयशा के कंधों पर था, जो कि उसके कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये उसका काम था। लेकिन आयशा के मुंह से आयत माहेश्वरी का नाम सुनते ही आदित्य मलिक काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके थे। उनका गुस्सा इस वक्त ये साफ बता रहा था कि कुछ सालों पहले हुए उन घटनाओं की वजह से शायद आदित्य मलिक इस कदर गुस्से में नजर आ रहे थे। आयत की माँ सारिका माहेश्वरी के रिजेक्शन के बाद उनका भाई अद्विक मलिक और उनके साथ हुए उन हादसों की वजह से ही आदित्य मलिक आयत माहेश्वरी या उससे जुड़े किसी भी सदस्य से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे, और शायद यही कारण था कि एक ही शहर में रहने वाले दो टॉप बिजनेसमैन ने कभी साथ में काम करने की दिलचस्पी भी नहीं जताई थी। तो वही इस वक्त आदित्य मलिक को एक बार फिर से गुस्से में चीखते देख कविता मलिक ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही उनकी नज़र सामने खड़े अविनाश से जा टकराई थी, जिस वजह से वह तुरंत चुप भी हो गई थी। तब तक आदित्य की भी नज़र अविनाश पर जा पड़ी थी, जिस वजह से वह गुस्से में ही अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ वहाँ से दूसरी तरफ चले गए थे। माहौल में खूब सन्नाटा पसर चुका था, यहाँ तक कि अविनाश की मौजूदगी को देख आयशा भी अपनी जगह से खड़े होते हुए थोड़ी घबरा सी गई थी। भाई वो मैं बस, इट्स ओके, उसके गालों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए अविनाश ने कहा। मॉम, उस हादसे को गुजरे अब कई साल हो चुके हैं, फिर भी डैड उसी बात को लेकर। इनफैक्ट अब तो मैं भी आदित्य मलिक की जगह आदित्य मलिक का बेटा बन चुका हूँ। यहाँ तक कि पूरी दुनिया मुझे कविता मलिक और आदित्य मलिक के दूसरे बेटे के रूप में जानती है। फिर डैड उन बातों को अभी तक दिल से लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? माहेश्वरी के साथ उनकी ये नाराज़गी आखिर कब तक चलेगी? मॉम, आई थिंक अब डैड को भी। जहाँ अभी अविनाश अपनी बातें पूरी कर पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन एक रिंग के साथ बज उठा था, जहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे एक अननोन नंबर को देखते ही उसकी भौहें तन चुकी थी। लेकिन उस कॉल को वो आंसर कर पाता उससे पहले ही वो कॉल डिस्कनेक्ट भी हो चुका था, जिसे देख ना जाने क्यों अविनाश के चेहरे पर एक राहत थी, लेकिन उसके चेहरे के बनते बिगड़ते इस भाव को देख पास से खड़ी कविता मलिक ने कहा, अविनाश, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? या यस मॉम, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन उसका इतना कहना था कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बज उठा था, जहाँ इस बार वो एक नज़र सामने खड़ी आयशा और कविता मलिक को देखते हुए बस इतना कहा, एक्सक्यूज़ मी, और अपने फ़ोन को लिए वो दूसरी तरफ पड़ गया था। तो वही उसके पीछे रह गई आयशा को देख कविता मलिक ने आगे कहा, तुम्हें पता था ना तुम्हारे डैड को वो माहेश्वरी या उनसे कोई भी ताल्लुक़ रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम वहाँ तक क्यों गई आयशा? मॉम, यही सवाल तो मुझे भी आपसे करना चाहिए। जब आपको पता था कि डैड को वो माहेश्वरी या उनसे कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपने आरुष भाई को वहाँ क्यों जाने दिया?
या फिर ये कहूँ कि आरुष भाई उस घर में क्या कर रहे हैं। और तो और आपने उस आयत माहेश्वरी को अपनी बहू तक मान लिया, आखिर क्यों? क्या आप भी मुझे इसका कारण बता सकती हैं? कविता मलिक की बातों को काटते हुए आयशा ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी बातों को सुन वो काफ़ी ज़्यादा चौंक सी गई थी। इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो अपनी जगह पर अवाक सी खड़ी कुछ कह पाती उससे पहले ही आयशा ने आगे कहा, आपको क्या लगा था आप और भाई कुछ भी करोगे और यहाँ किसी को भनक तक नहीं लगेगी? नहीं मॉम, मुझे पहले से ही पता है कि भाई इस वक्त कहाँ और क्यों हैं। लेकिन ये जानकर काफ़ी ताज्जुब भी हुआ कि सब कुछ जानते हुए भी वहाँ जब खुद सारिका आंटी सेफ नहीं थी, उनका मर्डर खुद उनके अपनों ने ही किया था और अब उनकी बेटी का भी वही हाल होने वाला है, फिर भी उनके बीच में आपने भाई को जाने दिया, आखिर क्यों? इस वक्त आयशा की बातें कविता मलिक को सिर्फ हैरान कर रही थी। वो अपनी जगह पर अभी भी अवाक सी खड़ी आयशा को ही एकटक देखे जा रही थी। तो वही आयशा अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, एनीवेज, मुझे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ आयत माहेश्वरी के लिए नहीं बल्कि अपने भाई आरुष मलिक के लिए जा रही हूँ, जिसे आपने अपनी दोस्त सारिका माहेश्वरी के खातिर मुश्किलों में डाल दिया है। अपनी बातों को काफ़ी सख्ती में ख़त्म करते हुए आयशा अगले ही पल वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गई थी। तो वही कविता मलिक अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी काफ़ी चिंतित नजर आने लगी थी। तो उधर दूसरी तरफ एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए अविनाश उस कॉल को आंसर करते हुए काफ़ी गुस्से में चीख उठा था। मना किया था ना दोबारा से इस नंबर पर कॉल करने के लिए, फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है दोबारा से? हेलो ब्रदर, ऐसे भी क्या नाराज़गी कि मुझे मारने के लिए तुम्हें इन गुंडों को भेजना पड़ गया? तभी अचानक से फ़ोन की दूसरी तरफ से आती इस आवाज़ को सुन अविनाश काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो, या फिर ये उसका मात्र कोई एक भ्रम है। आरुष, आरुष तुम तो? जिंदा हूँ और बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने भी रहूँगा, फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद आरुष यानी कि आयांश ने कहा था और उस कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ आरुष यानी कि आयांश की आवाज़ सुनते ही अविनाश के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसने अपने फ़ोन को ज़मीन पर पटकते हुए वह भी चीख उठा था, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर एवर, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। इस बार बच गए तो क्या हुआ, मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जो मेरा है वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेने दूंगा, कभी भी नहीं। इतना कहते हुए अविनाश काफ़ी गुस्से में वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया था। तो उधर माहेश्वरी ग्रुप के भीतर अपने डेस्क पर बैठा रेहान फाइल के कुछ पन्नों को उलट पलट रहा था कि तभी उसके सामने एक दूसरी फाइल को रखते हुए रूही ने हल्की सख्ती में कहा, ये आज की एक लंच मीटिंग की अपॉइंटमेंट है। मिस आयत का कहना है कि तुम्हें भी उनके साथ जाना है। और तुरंत वहाँ से पीछे मुड़ गई थी। तभी काफ़ी जल्दबाजी में उसकी कलाई को पकड़ते हुए रेहान ने कहा, रूही जस्ट वेट, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? काफ़ी वक्त से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, आजकल तुम मुझसे ठीक से बात करना तो दूर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। रेहान का इतना कहना था कि रूही का चेहरा पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आने लगा था और उसके साथ ही रेहान की पकड़ को खुद की कलाई से झटकते हुए कहा, तुम्हें मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, और तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन अभी वो अपनी डेस्क पर बैठी ही थी कि तभी खुद के सामने आयशा को देख उसकी भौहें तो ऊपर तन चुकी थी। चेहरे के भाव अभी भी उतने ही सख्त थे जितने थोड़ी देर पहले रेहान के सामने थे। इस वजह से यह साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि रूही आयशा से पहले भी मिल चुकी है या फिर उसे वो पहले से ही जानती हो। तो वही उसके सख्त भाव से यह भी साफ पता चल रहा था कि आयशा को लेकर उसके मन में कुछ खास अच्छी फीलिंग्स भी नहीं थी।
तब तक आयशा भी उसके सामने अपनी हथेलियों को बढ़ाते हुए कहा, हेलो, माई सेल्फ आयशा, आयशा मलिक। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? लेकिन रूही उससे बिना हाथ मिलाए काफ़ी सख्ती में अपनी बातों को कहा था, जिसे देख आयशा अपनी हथेलियों को पीछे खींचते हुए हल्का मुस्कुरा दी थी। हाउ रूड। जैसी बॉस वैसे ही यहाँ के एम्प्लॉय। इतना कहते हुए उसने अपने सिर को भी झटक दिया था। तभी आयशा ने कहा, मुझे मिस आयत से मिलना है। मेरी उनके साथ ऑलरेडी 10 बजे की एक अपॉइंटमेंट थी। मिस, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मिस आयत की अपॉइंटमेंट लॉयर आयशा मलिक के साथ। जी बिल्कुल, एंड वो लॉयर आयशा मलिक मैं ही हूँ। थोड़ी देर पहले तक सख्त और अब थोड़ी हैरान खड़ी रूही को देख आयशा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा था। तो उधर रूही के लाए उस फाइल को खोलते रेहान काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था, क्योंकि उस फाइल के भीतर आज दोपहर में आयत और अविनाश के उस लंच मीटिंग की पूरी डिटेल थी, जिसमें आयत के साथ खुद रेहान को भी जाना था। अविनाश मलिक, ये अविनाश सर मिस आयत से क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे इस बारे में आरुष सर को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा कि अविनाश सर आज दोपहर में मिस आयत से मिलना चाहते हैं। इतना कहते हुए रेहान ने काफ़ी जल्दबाजी में अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर काफ़ी तेज़ी में कुछ नंबर डायल करते हुए उस पर कॉल कर दिया था। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स की आवाज़ को सुनते ही वह थोड़ा चौंक भी गया था। संजीव, इस वक्त तुम्हारे पास आरुष सर का फ़ोन क्या कर रहा है? एंड सर कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करना है। फ़ोन की दूसरी तरफ यानी कि संजीव को आरुष का फ़ोन उठाते देख रेहान अभी थोड़ा हैरान ही था कि फ़ोन कॉल पर मौजूद संजीव की बातों को सुन अब तो वो पहले से ज़्यादा चौंक गया था। व्हाट? तुम्हारा मतलब कि इस वक्त सर मलिक एंड सन्स ग्रुप में मौजूद हैं, यानी कि वो अपने घर लौट गए हैं? तो वही संजीव को अपनी कही हुई बातों पर सहमति जताते देख रेहान को तो वैसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। लेकिन अचानक से ये सब कैसे? मेरा मतलब कि अचानक से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया कि आरुष सर अपने घर लौट गए? ये एक लंबी स्टोरी है, आज शाम को मिलकर बताता हूँ, रेहान की बातों का जवाब देते हुए संजीव ने कहा और उस कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। लेकिन वही रेहान अभी भी काफ़ी कंफ्यूज और उससे ज़्यादा वो थोड़ा परेशान नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि जिस काम के लिए यानी कि आयांश को जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने कॉल किया था उसका वो काम भी पूरा नहीं हो पाया था। इस वजह से हल्की परेशानी में ही वो सामने खोले उस फाइल के पन्नों को उलट पुलट कर देखने के बाद उसे वापस से बंद भी कर दिया था। तो उधर मलिक एंड सन्स ग्रुप के अंदर अपने केबिन में बैठे आदित्य मलिक सामने खुली एक फाइल के पन्नों को उलटते पलटते हुए काफ़ी तेजी में लगभग उसे पटकते हुए बंद भी कर दिया था। चेहरे पर गुस्से की लकीरें अभी भी साफ झलक रही थी, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि शायद ब्रेकफास्ट के वक्त डाइनिंग टेबल पर जो बातें हुई थी आदित्य मलिक अभी भी उन बातों से बाहर नहीं निकल पाए थे। तभी किसी ने उनके केबिन के गेट को नॉक करते हुए कहा, कहीं का गुस्सा कहीं और पर निकालना ये किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जिसे सुन उनकी नज़रें दरवाजे तक उठी ही थी कि सामने खड़े आयांश को देख वह चौंक से गए थे। आरुष? तो वही आयांश हमेशा की तरह इस वक्त भी अपने दोनों हथेलियों को पैंट की पॉकेट में डाले हल्का मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास होते ही तू मेरे पास जल्दी ही लौट आएगा, क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं मेरा शेर है। अपनी बातों को कहते हुए आदित्य मलिक अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ आयांश की तरफ बढ़ गए थे, जिन्हें देख आयांश कुछ कहता उससे पहले ही आदित्य मलिक उसे अपने गले से लगाते हुए एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था, जैसे गुस्से में अब तक दुनिया वालों के सामने या फिर खुद आयांश के सामने उन्होंने भले ही अपना गुस्सा और नाराज़गी जताया था, लेकिन मन ही मन वो आयांश की गैर मौजूदगी से दुखी भी थे। और कैसा है तू? इतने दिनों में तुझे एक बार भी अपने बाप की याद नहीं आई? हाँ डैड, वो मैं माहेश्वरी। लेकिन आयांश
अभी अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आदित्य मलिक उसे पीछे की तरफ हल्का ढकेलते हुए खुद उससे दूर हो गए थे। साथ ही इस वक्त उनके चेहरे पर एक बार फिर से सख्ती साफ नजर आने लगी थी। आखिर तुम लोग को हो क्या गया है? हाँ, आखिर उन माहेश्वरियों के पास ऐसा भी क्या है जो इस खानदान के छोटे बड़े सभी उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं? इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए आदित्य मलिक के चेहरे पर एक गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। लेकिन वही आयांश अपनी जगह पर शांत खड़ा था, जिसे देख इस बार आदित्य मलिक उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए आगे कहा, आरुष, मैंने उन माहेश्वरी की वजह से काफ़ी कुछ खोया है। अपने बेटे समान छोटे भाई, अपने अद्विक को खो दिया। इन नज़रों के सामने ही उसका पूरा परिवार बिखर कर रह गया। और अब तुम्हें भी इस पूरी दुनिया में घूम फिर कर बस वो सारिका की बेटी ही पसंद आई थी। इसलिए उस दिन गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझने की बजाय घर छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे उस कदम से इस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। उस दिन शायद मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। अब तक सख्त दिख रहे आदित्य मलिक को अचानक से भावुक होता देख आयांश ने भी अपनी गलतियों पर तुरंत उनसे माफ़ी मांग ली थी, जिसे देख आदित्य मलिक उसे गले से लगाते हुए बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा, बस तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया और तुम अपने घर वापस लौट आए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते हुए आदित्य मलिक उसे खुद से दूर करने के साथ साथ इस बार उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया था। अब देखना, मैं तुम्हारे लिए एक टॉप 1 की पार्टनर ढूंढ कर लाऊंगा, जिसे पूरी ये दुनिया देखती रह जाएगी। जहाँ इस बार उनकी बातों को सुन आयांश काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था, लेकिन खामोशी के साथ बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उस केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन माथे पर एक चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। शायद वो अंदर हुई आदित्य मलिक की बातों से चिंतित था, लेकिन वह उन बातों से बाहर निकलने के लिए अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज़ को सुन उसके कदम अपनी जगह पर ही अटक कर रह गए थे। गुड टू सी यू ब्रदर। पीछे खड़े अविनाश का अभी इतना ही कहना था कि आयांश के चेहरे पर चिंता की जगह एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। तभी पीछे खड़े अविनाश की तरफ लगभग दौड़ते हुए वो आगे बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। अपने ही बड़े भाई के खिलाफ इतना बड़ा घिनौना खेल खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आखिर क्या कमी थी तेरे पास जो तू ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? हाँ, गुस्से में चीखते हुए आयांश ने कहा और अविनाश के मुंह पर एक दूसरा मुक्का भी चढ़ दिया था। तो वही अविनाश अचानक से मुंह पर 2 पंच लगते ही एक क्षण के लिए जैसे अपना होश खो बैठा था, लेकिन अगले ही पल वह भी काफ़ी गुस्से में ही अपनी कॉलर से आयांश की पकड़ को झटकते हुए चीख उठा था। कमी? आखिर तुम बाप बेटे ने दिया ही क्या है? और उल्टा मेरे बाप की मेहनत पर कुंडली मारकर बैठ भी गए और बदले में मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कमी क्या है? अपनी कॉलर को ठीक करते हुए अविनाश का इतना कहना था कि आयांश काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आने लगा था, जिसे देख अविनाश के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। अब इतना भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हें क्या लगा था उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे बाप के अकेले की मेहनत पर कैसे वो आदित्य मलिक कुंडली मारकर बैठ गया और अब दिखावा कर रहा है कि आज ये मलिक एंड सन्स ग्रुप तुम लोगों की मेहनत है। इसे इस मुकाम तक लाने में तुम्हारे बाप की मेहनत है और मैं बेवकूफ़ों की तरह बस चुपचाप देखता रहूँगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? आयांश के चेहरे पर अभी भी एक हैरानी साफ नज़र आ रही थी। तो वही अविनाश, वह अभी भी काफ़ी गुस्से में ही नज़र आ रहा था। अंदाज़ा? इस वक्त जो भी मैं कह रहा हूँ अपने पूरे होश और हवास में कह रहा हूँ। उस वक्त जब आदित्य मलिक को वो सारिका माहेश्वरी पसंद थी, उसके प्यार में चोट खाए हुए आशिकों जैसी हालत हो चुकी थी, फिर जानबूझकर मेरी माँ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई थी? जवाब दो। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे सामने उस बात को एक बार फिर से दोहराते हुए
तुम्हें ये याद दिलाना चाहिए कि जिस बात की तुम कब से दुहाई दे रहे हो, जिस हक हिस्से की तुम बात कर रहे हो, इनफैक्ट जिसका नाम लेकर तुम ये अपने तेवर दिखा रहे हो, उस शख्स को मारने वाला, उसका कातिल तुम खुद हो। फिर किस हक से आज तुम अपने बाप के हिस्से की बात करने आ गए? हाँ, जबकि ये हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने अपने बाप को खुद अपने इन्हीं हाथों से मारा था। याद है या भूल गए? इस बार अयांश का इतना कहना था कि अविनाश थोड़ा सकपका सा गया था। तो वही अयांश जिसके चेहरे पर इस वक्त एक हल्की मुस्कान थी, अविनाश के कंधे को हल्का दबाते हुए कहा, लेट्स प्ले अ फेयर वार। मैं ये नहीं कहता कि मलिक एंड सन्स ग्रुप की नींव रखने वाले चाचा जी थे, लेकिन उनके जाने के बाद इस कंपनी को संभालने और इसे अच्छे पोजीशन पर लाने वाले डैड हैं। इसलिए इस कंपनी पर दोनों भाइयों का बराबरी का हक है। लेकिन रहा सवाल हम दोनों भाइयों का, तो नेक्स्ट मंथ वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हम में से कोई एक बैठने वाला है। उसके लिए मेहनत करो और वो कुर्सी हासिल करो। मैं जुबान देता हूँ, जिस दिन तुम उस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गए, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा, आयांश ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन पीछे रह गया अविनाश इस वक्त किसी सोच में डूब चुका था। तो उधर दूसरी तरफ जहाँ अभी रेहान खुद के सामने खुली अविनाश मलिक और आयत की मीटिंग की फाइल को देखते हुए हैरान था कि तभी आयत के केबिन से रूही के साथ साथ बाहर निकलते हुए आयशा को देख अब वो काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा वो काफ़ी घबरा सा गया था। आयशा, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? गॉड, आज अचानक से सब क्या हो रहा है? एक तरफ अविनाश सर मिस आयत से मिलने वाले हैं और अभी से ये आयशा मैम उनसे मिलकर बाहर आ रही हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? और बड़े सर, क्या उन्हें इस बारे में अंदाज़ा भी है कि उनके तीनों बच्चे इस वक्त मिस आयत के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं? इतना कहते हुए रेहान ने काफ़ी जल्दबाजी में एक बार फिर से अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया था। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बारे में आरू सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्हें बताना होगा कि आयशा मैम मिस आयत से मिलने आई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।